बच्चों, लास्ट टाइम उन्होंने क्या देखा था, गुरुत्व केंद्रीय बल और केपलर के 3 नियम देखे थे। ओके बच्चों, ठीक ना। आज थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है पॉइंट बच्चों, बी केयरफुल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ चीजें। लेट्स देखते हम लोग न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण के नियम। न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण, वैश्विक मतलब बच्चों पूरा विश्व, ब्रह्मांड। वैश्विक मीन्स पूरा विश्व, ब्रह्मांड बच्चों। और गुरुत्वाकर्षण तो हम लोग पढ़ ही रहे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, थोड़ा ध्यान समझना। न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण के नियम के सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को एक निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। यह सोचे तो हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम के अनुसार क्या बताता है कि विश्व का हर एक पिंड मतलब हर एक वस्तु बच्चों। अब हर एक वस्तु बच्चों ले लो तो ये 2 पेंसिल में रखता हूं बच्चों, ये 2 वस्तु, ये भी एक दूसरे को अपने से खींच रहा है। ये मैं पेन रख दिया तो ये भी एक दूसरे को अपने आपस में खींच रहा है। मैं यहाँ पर रबड़ भी रख देता हूं बच्चों। हर एक वस्तु बच्चों एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके बच्चों, तो न्यूटन ने क्या बताया, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को एक निश्चित बल के द्वारा क्या करता है, आकर्षित करता है बच्चों। निश्चित बल मतलब एक फिक्स बल होता है उनका आपस में। अभी 2 पेंसिल है तो ऑब्वियसली इनके पास जितना बल है बच्चों वही रहेगा। अभी पेंसिल और रबड़ है बच्चों, तो इनके बीच में जो बल रहेगा इनका अपना अपना खुद का जो बल है वो रहेगा। ओके, तो न्यूटन ने बोला है विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंडों को एक निश्चित बल के द्वारा आकर्षित करता है बच्चों। अब ये बल क्या आता है बच्चों, अब अपने मन में मैंने बोला आपको कि दोनों पेंसिल में अपना अपना एक बल है। बड़े कितना बल होगा, यह आकर्षित बल, यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी ये पिंड का द्रव्यमान बच्चों, वजन, अगर वजन ज्यादा रहेगा बच्चों तो बल ज्यादा होगा, वजन कम होगा तो बल भी कम होगा बच्चों, समानुपाती होता है। तो यह बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। पिंडों के द्रव्यमान मतलब 2 पिंड का जो द्रव्यमान होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या बच्चों, और उनके बीच की दूरी की प्रतिलोमानुपाती। अब पहले मैं बता दूं समानुपाती का मतलब क्या होता है बच्चों। समानुपाती मतलब होता है कोई भी चीज का मान अगर बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। जब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, गुणनफल, अगर इनका गुणनफल द्रव्यमान मान लेते, इसका द्रव्यमान है 10 ग्राम, इसका द्रव्यमान है 20 ग्राम, तो 10 × 20 कितना हो गया बच्चों, 200 ग्राम। ओके, अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं और ये कर दूं बच्चों, अब इसका द्रव्यमान है 15 ग्राम, इसका ग्राम मान लो 40 है, तो 40 ग्राम × 15 ग्राम, तो 15 × 4 = 60, 600 ग्राम हो गया बच्चों। मतलब ये हुआ कि पिंडों का अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो याद रहे उनका बीच का बल भी, आकर्षण बल भी बढ़ेगा बच्चों। ओके, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमान पर, प्रतिलोमान पर उल्टा बच्चों, समानुपाती में सीधा होता है। यानी द्रव्यमान बढ़ता है, मैं दूसरे पेज पे बताऊं बच्चों आपको। अगर कोई भी पिंड है, ए पिंड है बच्चों, बी पिंड है, ओके, ये 5 kg का है बच्चों और ये 4 kg का है, तो इसके वजन है बच्चों 5 × 4 कितना आएगा बच्चों, 20 किलो। ओके, अब मैं ये दूसरा पिंड ले लेता हूं बच्चों और इसका वजन मान लेते हैं 6 kg बच्चों, और इसका वजन मान लो मैंने ले लिया 10 kg, तो 6 × 10 कितना हो गया बच्चों, 60 kg। क्या हुआ देखो, यहाँ पे 20 किलो था, अब ये 60 किलो हो गया बच्चों। मतलब द्रव्यमान बढ़ गया है ना, 5 किलो से 6 किलो कर दिया, 4 से 10 किलो कर दिया बच्चों। जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा बच्चों। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, इसका लिया 2 किलो, इसका ले लिया बच्चों 3 किलो, 2 × 3 तो कितना हो गया, 6 किलो। द्रव्यमान मैंने कम कर दिया बच्चों, तो इसका गुणनफल भी कम आ रहा ना। इसको वर्ड बोलते हैं समानुपाती। इसका मतलब उनके बीच का आकर्षण जो बल होगा वो वजन के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो आकर्षण बल ज्यादा होगा बच्चों, द्रव्यमान कम होगा तो आकर्षण बल भी कम होगा। बराबर बच्चों, समझे मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो ये तीनों में बताओ मेरे को बच्चों, किसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, मतलब इनका आकर्षण बल ज्यादा होगा बच्चों। अब ये देखो, ये वाला क्या था बच्चों, अपना तीसरा केस में 2 किलो और 3 किलो था, इसका द्रव्यमान कम है तो इनका आकर्षण बल कम होगा। तो द्रव्यमान ज्यादा होगा बच्चों तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, द्रव्यमान जितना कम होगा उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है। लॉजिक बताता हूं इसके पीछे। एक 2 किलो का पिंड ले लो बच्चों और एक 10 किलो का पिंड ले लो। आप बताओ मुझे किसको उठाने में आपको ज्यादा वजन लगेगा। एक 2 किलो का सामान लो
और एक 10 किलो का लो बच्चों, आपको उठाने में ज्यादा टाइम किसको लगेगा, किसमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर पागल हो गए कि आप 10 किलो वाले में लगेगा। क्यों लगा 10 किलो, मेरे को बताओ आप। 2 किलो वाले में क्यों नहीं लगा, 10 किलो में क्यों लग रहा बच्चों? क्योंकि वजन ज्यादा है ना बच्चों। जब वजन ज्यादा है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा रहेगा बच्चों, तो इसको जमीन भी उतना ही खींचा रहेगा। ये 2 किलो था बच्चों, तो इसको जमीन भी 2 किलो ही खींचा है। ओके बच्चों, तो हर एक पिंड का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ज्यादा होगा बच्चों तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा बच्चों, द्रव्यमान कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अब दूसरा पॉइंट, ये तो क्या समानुपाती मतलब बच्चों, और उनके दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती। दूरी के वर्ग के प्रतिलोमान मतलब अब क्या बच्चों देखो, अगर एक 2 पिंड है, इसके बीच की दूरी इतना है बच्चों, मान लेते 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इनका जो बल है, अगर मैं और दूरी बढ़ा दूंगा बच्चों तो बल क्या आएगा? दूरी ज्यादा हो गया ना, उनके बीच बल कम होता जाएगा बच्चों। चुंबक देखते हो बच्चों, ऐसे रखो तो नहीं खिंचाता है, थोड़ा और लाओ नहीं खिंचाता है, थोड़ा और लाओ तो एक दूसरे खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उनकी जितना कैपेसिटी है बच्चों उसकी दूरी उतनी या उतने में उसका बल है। जैसे जैसे दूर करते जाएंगे उसका बल क्या होगा? कम होता जाएगा बच्चों। यानी दूरियां बढ़ने पर बच्चों आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। दूरियां पास आने पर आकर्षण बल ज्यादा आता है बच्चों, इससे वर्ड उसको बोलते हैं प्रतिलोमान। उल्टा हुआ ना बच्चों, देख लो बच्चों। दूसरे केस में ले लेते हैं, अगर ये पिंड है बच्चों, इसके बीच में मान लेते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर का दूरी है। ओके बच्चों, वही पिंड लेते बच्चों, मान लेते हैं इसका वजन 2 किलो है, इसका 3 किलो बच्चों। यहाँ पे भी 2 किलो रखते बच्चों, इसको भी 3 किलो में रखता हूँ। लेकिन अब इसका बीच की दूरी में 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ बच्चों। और फिर एक और एग्जाम्पल लेते बच्चों, ये भी 2 kg लेता हूँ बच्चों मैं, और ये 3 kg लेता हूँ। ओके, लेकिन इसके बीच की दूरी में रखता हूँ 10 सेंटीमीटर बच्चों। तो क्या होगा? दूरी जितना कम होगा बच्चों, इसमें आकर्षण बल ज्यादा रहेगा। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चों, आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। तो 2 पॉइंट है बच्चों, वजन के बढ़ने से आकर्षण बल बढ़ता है, दूरी के बढ़ने से आकर्षण बल घटता है बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट था उसके अंदर का बच्चों। तो मैं इसको आप यहाँ पे समझने के लिए लिख सकता हूं बच्चों, द्रव्यमान बढ़ने पर आकर्षण बल बढ़ता है। ओके बच्चों, द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ता है बच्चों, और अगर दूरी बढ़ता है, बढ़ने पर आकर्षण बल कम होता है। उल्टा बच्चों, द्रव्यमान के बढ़ने से आकर्षण बल बढ़ेगा और दूरी के बढ़ने से आकर्षण बल घटेगा या कम होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो ये हो गया क्या? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बच्चों। तो क्या था बच्चों? न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण के नियम के सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंडों को क्या करता है? एक निश्चित बल के द्वारा आकर्षित करता है बच्चों। ओके, और यह बल क्या होता है? उनके पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, दोनों का गुणा करके जो आंसर आएगा उसके समानुपाती। आंसर अगर ज्यादा हुआ बच्चों तो बल ज्यादा होगा। जैसे देखो 60 था, 20 था और 6 था बच्चों, तो बल गुणनफल ज्यादा आ रहा बच्चों, तो इसका बल भी ज्यादा होगा। ओके, और दूरी के वर्ग में प्रतिलोमानुपाती विचरण, दूरी जितना बढ़ेगा बच्चों क्या होगा? फिर उसका वजन उतना, आकर्षण बल उतना ही कम होगा बच्चों। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं बच्चों। ये 2 पिंड है बच्चों, द्रव्यमान को हम लोग हमेशा m से दर्शाते हैं बच्चों। द्रव्यमान को हम लोग हमेशा m से, तो द्रव्यमान ये m1 है पहले पिंड का, और ये द्रव्यमान m2 है बच्चों। ओके, पहला पिंड और दूसरा पिंड। ये बच्चों इसके बीच में बल F1 है और ये मान लेते हैं बल 2 है बच्चों, दोनों में बल लग रहा है, आकर्षण बल। ओके, और उनके बीच की दूरी क्या है? d। तो 2 पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है बच्चों, और उनके बीच की दूरी क्या ले ली हम लोगों ने? d। ठीक है बच्चों, सो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या बता बच्चों? F प्रति समानुपाती। 9th में पढ़े बच्चों आपने विचरण, 9th में पढ़े हो, 9th में आपने पढ़ा रहेगा। ए विचरण बी पढ़े हो, तो ये समानुपाती विचरण था, और ए पी विचरण 1/q ये पढ़े हो, प्रतिलोमानुपात। यस, तो क्या बोला? तो उसने द्रव्यमान के समानुपाती था, इसलिए बल ये विचरण का निशान बच्चों m1 गुणे m2। m1 क्या है बच्चों? पहले पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है बच्चों? दूसरे पिंड का द्रव्यमान। ठीक है,
तो इस तरह से हो गया F विचरण समानुपाती विचरण m1 गुणे m2। और फिर क्या बोला था, दूरी के वर्ग डी स्क्वायर बच्चों, उसके प्रतिलोमान बोला था, इसलिए इसको 1/, करके लिखते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, इस तरह से दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या बन जाता है बच्चों, F विचरण m1 m2 है तो m1 m2 गुणे 1, m1 m2 गुणे 1 करूंगा तो m1 m2 और बट्टे डी स्क्वायर बच्चों, यानी F विचरण m1 गुणे m2 बट्टे डी स्क्वायर। यानी किसी भी पिंड का दो पिंड बच्चों, उनके द्रव्यमान ले लो, उनका गुणनफल करो बटे उनके दूरी का वर्ग। अब ले लेते हैं बच्चे यहाँ पर एग्जांपल, अपना फार्मूला क्या बचेगा बच्चों, F प्रत्यय विचरण m1 गुणे m2 बटे डी स्क्वायर ना। चलो ले लेते हैं हम लोग F विचरण m1 कितना है बच्चों, या ये कि m1 चलो ले लेते हैं बच्चों 5 किलो, और ये कितना है 4 किलो, और उनके बीच की दूरी ले लेते हैं बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग कितना है बच्चों 9, 3 का वर्ग ले लिया 9, यानी 5 चौक 20 बटे 9 बच्चों। ठीक है, बट ध्यान रखना बच्चों, इसमें मैं भी ऐसे जस्ट समझाने के ले रहा हूँ, क्योंकि अभी सेम ही ले रहे बच्चे और एक केजी। आपने 9 में पढ़ा है CGS प्रणाली और SI प्रणाली बच्चों। हाँ, तो CGS में सेंटीमीटर और ग्राम लेते हैं बच्चों, ओके, और MKS प्रणाली या SI प्रणाली में हम लोग किलो और मीटर लेते हैं बच्चों। ओके, तो मान लेते हैं मीटर है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर मतलब 9, इसका मतलब इसमें कितना बल होगा, 20/9 का बल रहेगा बच्चों। ओके, तो फार्मूला क्या बन गया बच्चों, F प्रत्यय विचरण m1 गुणे m2 बटे डी स्क्वायर बच्चों। अब बच्चों ये जो विचरण का निशान है ना, उसको जब सॉल्व करते तो उसके बाजू में हम लोग कोई एक अचरांक का मान लेते हैं। अचरांक मतलब अचर राशि, जो हमेशा फिक्स रहता हो, कोई बदलता नहीं हो बच्चों। यानी फार्मूला बन गया F बराबर G गुणे m1 गुणे m2 बटे डी स्क्वायर। यहाँ G क्या है बच्चों, एक स्थिरांक है, जिसे हम लोग वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं बच्चों। वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है बच्चों इस जी को। ओके, तो बच्चों एग्जाम में आएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बताओ, तो आपको यही 4 लाइन बोलना है। लेकिन अगर बोला 5 मार्क में स्पष्ट करो, तो हम उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो क्या था बच्चों, न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण के नियम के सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक निश्चित बल से क्या करता है, आकर्षित करता है। ये बल होता क्या बच्चों, तो आकर्षित बल करने वाले पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी होगा बच्चों, उनके वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, स्पष्टीकरण का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों कि 2 पिंड है F, ओके, m1 उसका द्रव्यमान, इसका m2 है बच्चों, उनके बीच की दूरी d है बच्चों। ठीक है, तो उनका बल क्या आएगा बच्चों, पहले पिंड में क्या बोला था, समानुपाती दूरी गुणनफल के, तो m1 गुणे m2 का समानुपाती, और दूरी के वर्ग, दूरी था d, तो d का वर्ग d स्क्वायर, प्रतिलोमानुपाती बोले इसलिए 1/d स्क्वायर बच्चों। दोनों समीकरणों को जोड़ के क्या बन गया बच्चों, जोड़ के मतलब उसको मतलब गुणा करके F प्रत्यक्ष विचरण m1 बटे m1 गुणे m2 बटे डी स्क्वायर बच्चों। ओके, जब विचरण के निशान को हम लोग बच्चों बराबर में लिखते हैं ना, विचरण के निशान को जब हम लोग बराबर में लिखेंगे, तो यहाँ किसी अचरांक का मान लेना। आपने 9th में लिखा रहेगा बच्चों A विचरण B, तो A बराबर K गुणे B, हमेशा लिखा रहेंगे आपको, K अचरांक ऐसे लिखा रहेंगे ना, याद है कुछ। P प्रतिलोम विचरण 1/Q, तो P बराबर K गुणे 1/Q, ब्रैकेट में ऐसा लिखते रहेंगे, K अचरांक है, याद आ रहा है कुछ बच्चों। तो ऐसे ही यहाँ पर G क्या है, अचरांक है, यानी स्थिरांक। अचरांक बोलो, स्थिरांक एक ही है, इसे ही कहते हैं हम लोग वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक क्वेश्चन है अपने पास, गुरुत्वीय स्थिरांक को वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक क्यों कहते हैं बच्चों। वैश्विक मतलब पूरा ब्रह्मांड में बच्चों, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय स्थिरांक को पूरा वैश्विक क्यों वर्ड बोला गया बच्चों, क्योंकि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान बच्चों पिंड के स्वरूप, कोई भी याद रखना बच्चों, पिंड चाहे रेक्टेंगल ऐसा मतलब इस तरह का हो, या इस तरह का गोलाकार हो, मतलब ये क्या बोलते हैं मतलब शंकुआकार जैसा, बेलन जैसा हो बच्चों, चाहे कोई भी आकार हो बच्चों, स्वरूप मतलब उसका आकार बच्चों। तो पिंड का आकार कुछ भी हो बच्चों, पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो, पिंड का आयतन, आयतन मतलब बच्चों कितना जगह ले रहा है। अब आयतन मतलब बच्चों जब ये 10 ग्राम का बच्चों, ओके, लेकिन वो इतना जगह ले रहा है, तो आयतन मतलब
कोई भी वस्तु कितना जगह आकार घेरता है, या उनके पिंडों के बीच की दूरी या किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं होता बच्चों। याद रखना बच्चों, स्थिरांक या अचरांक तभी वर्ड बोलते बच्चों जब अचरांक अचर जो बदलता नहीं है बच्चों। ओके, अब बदलता नहीं मतलब उसके आकार के हिसाब से, या उसके वजन के हिसाब से, या उसके आयतन के हिसाब से, उसकी दूरी के हिसाब से। और मैंने लास्ट टाइम बोला था बच्चों माध्यम मतलब हवा, पानी, द्रव्यमान, ठोस, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होता बच्चों। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है बच्चों। तो गुरुत्वीय स्थिरांक को वैश्विक वर्ड क्यों बोला गया बच्चों, क्योंकि इस पर किसी भी तरह के स्वरूप, उसके आकार का, द्रव्यमान का, आयतन का, या उनके पिंडों के बीच की दूरी या माध्यम का असर नहीं होता बच्चों। अतः इसलिए इसे वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्या कि गुरुत्वीय स्थिरांक को वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक क्यों कहते हैं। तो बताने सिंपली भाषा में कि कोई भी पिंड का जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है वो उसके पिंड के आकार पर, उसके द्रव्यमान पर, उसके आयतन पर, या उनके बीच की दूरी पर, या फिर उसके माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी वो एकदम स्वतंत्र है बच्चों, उस पर किसी चीज का डिपेंड नहीं है कि स्वरूप, जैसा अगर मान लो स्वरूप आयताकार रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल अलग रहेगा, वृत्ताकार कर दिया तो अलग होगा, नो। वजन ज्यादा या कम होगा तो नो। आयतन जगह ज्यादा लेगा तो ज्यादा चेंज होगा, नो। माध्यम में इस पर किसी भी प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा स्थिर रहता है। स्थिरांक स्थिर, चाहे वो किसी भी स्वरूप में कर दो। तो मान लो अभी यही बच्चों, ये 10 ग्राम का जो आयताकार है ना, इसी को मैं खींच के इसको यारे लंबा बेलनाकार बना दूं या वृत्त बना दूं तो भी इसका मान क्या रहेगा बच्चों, इसका गुरुत्वीय स्थिरांक क्या रहेगा, समान रहेगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय स्थिरांक कभी भी उसके स्वरूप पर निर्भर नहीं करता बच्चों। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट बच्चों, एसआई प्रणाली में जी की इकाई को हम लोग क्वेश्चन आएगा बच्चों 1 मार्क के लिए। एसआई प्रणाली में जी की इकाई क्या है। तो एसआई प्रणाली में जी मतलब तो गुरुत्वीय स्थिरांक, हाँ ये जो था गुरुत्वीय स्थिरांक बच्चों, तो ये जी, हाँ तो जी का मान, तो उसकी इकाई क्या था, एन गुणे एम स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर। भी क्या बच्चों, एन मतलब न्यूटन, एम मतलब तो मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के जी मतलब किलोग्राम स्क्वायर। तो एसआई प्रणाली में जी की इकाई क्या है बच्चों, एन मीटर स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर बच्चों। ओके, एन क्या बच्चों, न्यूटन। हाँ, और ये बच्चों सर्वप्रथम हेनरी कैंडविस नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर एसआई प्रणाली में जी का मान ज्ञात किया था। और जी का मान कितना होता बच्चों, इसका श्रेय जाता है बच्चों हेनरी कैंडविस नामक वैज्ञानिक को। और उन्होंने बताया था जी का मान 6.67 गुणे 10 घाते ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर बच्चों। क्या बच्चों, जी का मान 6.67 गुणे 10 घाते ऋण 11। अब 10 घाते ऋण 11 का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 घाते ऋण 11 का मतलब ना बच्चों 1 बटे 1 के आगे 11 जीरो, 1 के आगे 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना मान बच्चों। ये -11 ना, इसलिए 1 बटे करते बच्चों, ये माइनस होता है तो बटे में करना पड़ता है। तो 1 बटे 10 के आगे 11, 1 के आगे 11 जीरो बच्चों, इतना मान है। तो जी का मान बच्चों 6.67 गुणे 10 घाते ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, ये सब आपको ध्यान रखना है कि एसआई प्रणाली में जी की इकाई क्या है, तो आपको बताना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर। एसआई प्रणाली में जी का मान देने का पहले वैज्ञानिक कौन थे, हेनरी कैंडविस बच्चों। ओके, एसआई प्रणाली में जी का मान कितना है, अगर इकाई पूछेगा बच्चों तो ये बताना है, बस मान पूछेगा तो ये बताना है। ओके, जी 6.67 गुणे 10 घाते ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर बच्चों। ओके, चलो आगे चलते हम लोग द्रव्यमान केंद्र। कोई भी बच्चों वस्तु होता है उसका द्रव्यमान के लिए एक केंद्र बिंदु होता है बच्चों। तो किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के अंदर या बाहर वह बिंदु होता है जिसमें पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र होता है बच्चों। कोई भी पिंड के अंदर बच्चों उसका वजन जो होता है उस पिंड पर आधारित होता है ना, और वो पिंड के केंद्र पर। अब वो केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है बच्चों।
तो किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के अंदर या बाहर वह बिंदु है जिसमें उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो उस पिंड के अंदर मतलब बच्चों इसके इनसाइड या बाहरी सतह पर, ओके ना, वह बिंदु है तो वहाँ जहाँ पर उसका पूरा वजन है। अब क्या होता है वजन के हिसाब से, देखो बच्चों आपने 8वीं में पढ़ा रहेगा, जैसा ये पॉइंट है बच्चों, देखो मैं इसको चुभाता हूँ, ये चुभा रहा हूँ मैं बच्चों, मुझे दुख रहा है क्योंकि यार ये नोकीला हिस्सा है बच्चों, ठीक है ना, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ बच्चों तो मुझे ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका ये केंद्र है, इसी पर उसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो कोई भी पिंड का द्रव्यमान बच्चों उसके वस्तु उसके केंद्र पर स्थित होता है। ओके, अगर समान घनत्व वाले गोली पिंड का भूमिति केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। समान घनत्व, समान घनत्व मतलब बच्चों जिसका वजन आयतन समान होता है उसको होते घनत्व बच्चों। घनत्व यानी आयतन, घनत्व का मतलब होता है बच्चों आयतन। तो अगर दो पिंडों का घनत्व अगर समान रहे बच्चों तो उनका जो भूमितिक केंद्र बनता है वही क्या होता है उनका द्रव्यमान केंद्र बच्चों। अब भूमितिक केंद्र मतलब बच्चों, अब मान लो बच्चों हम लोग जैसे एक त्रिभुज बना लिया बच्चों, अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु को मिला दो, ये क्या आ गया केंद्र है बच्चों। आयत है बच्चों, आयत के दोनों विकर्णों को मिला दो तो ये क्या हो गया इसका केंद्र हो गया बच्चों। ठीक, भूमिति केंद्र। तो समान घनत्व वाले किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसके केंद्रक पर केंद्रित होता है। इस प्रकार बच्चों अगर दो पिंडे अगर उनका घनत्व समान होगा तो उन पिंडों का द्रव्यमान कहाँ पर होता है स्थित केंद्रक पे। आप कुछ नहीं आता बच्चों, तो इतना ध्यान रखो कि कोई भी पिंड का द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है उसके केंद्र पर स्थित होता है बच्चों। कहाँ पर स्थित होता है केंद्र पर। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के अन्य बल की तुलना में अत्यंत क्षीण होता है। क्षीण मतलब बच्चों कम, क्षीण मतलब कम। ओके, अब क्या होता है बच्चों अगर गुरुत्वाकर्षण इतना ही पावरफुल होता है बच्चों तो बताओ कि देखो तूफान आता है बच्चों, तूफान पर आता है देखते हो कितनी चीजें उड़ा के लेके चले जाता है। क्यों भाई, गुरुत्वाकर्षण है उसको खींच रहा है, तो क्यों लेके चले जाता है तूफान। यहाँ तक सुनते रहोगे बम्बई में तो बच्चों पत्थर उड़ जाते हैं, सुने ना बच्चों, यस, तो पत्थर उड़ जा रहा है, क्यों भाई, इतना बांध के रखे तो। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण दुनिया के अन्य जो पावर है बच्चों, तूफान हो गया, भूकंप आ गया, इसकी तुलना में गुरुत्वाकर्षण की कुछ औकात नहीं बच्चों। गुरुत्वाकर्षण बहुत अल्प है बच्चों, क्षीण मतलब बहुत कम बच्चों। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के अन्य बल बच्चों, तूफान, भूकंप के बच्चों, समुद्र की जो ज्वार भाटा लहरें है बच्चों, ये सब बल की तुलना में अत्यंत कम होता है बच्चों, परंतु वह संपूर्ण विश्व का नियंत्रण करता है। इसलिए बोलते होता कि एक छोटी सी चींटी में भी अपनी एक ताकत होता है बच्चों, भले वो पतला मतलब छोटा हो, महीन हो, लेकिन फिर भी आज उसके अंदर भी ताकत है। वैसे गुरुत्वाकर्षण भले कम है लेकिन इतना जरूर है बच्चों कि वो संपूर्ण तो बच्चों पूरे संपूर्ण विश्व को नियंत्रित कर सकता है। ओके ना, और विश्व का भविष्य निश्चित कर दिया। सबको बच्चों गुरुत्वाकर्षण के कार्य हम लोग पढ़ चुके बच्चों कि सभी ग्रह क्या होता है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। अगर मान लो गुरुत्वाकर्षण ना रहे तो पृथ्वी चारों तरफ घूमेगा ही नहीं, और जब पृथ्वी चारों तरफ घूमेगा ही नहीं बच्चों तो आपको मालूम है पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना दिन लगता है बच्चों, 365 दिन लगता है, और तब बोलते हैं हमें 1 साल होता है बच्चों। अगर जब घूमेगा ही नहीं तो साल ही नहीं होगा बच्चों, समय ही नहीं बीतेगा। वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है बच्चों, उसी के हिसाब से हमको दिन और रात होता है बच्चों, मतलब चंद्रमा दिखाई देता है रात के समय बच्चों, तो भी क्रिया नहीं होगा। दैट मीन्स से होगा बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी पिंड एक दूसरे घूमते होते हैं, और जिसकी वजह से ही पूरा ब्रह्मांड का भविष्य निश्चित होता है बच्चों। ओके, और ये सब तभी संभव होता है बच्चों जब ग्रह, तारे और विश्व के अन्य घटकों का प्रचंड द्रव्यमान होता है बच्चों। भले अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कम है, लेकिन चूंकि जो भी जितने ग्रह हैं बच्चों, तारे हैं, विश्व के सभी घटकों का अपना खुद का द्रव्यमान है। अभी हम लोगों ने पढ़े ना बच्चों ये वाला पॉइंट में कि पिंडों का द्रव्यमान की वजह से ही क्या होता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ओके, तो अगर द्रव्यमान नहीं होता बच्चों तो गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होता बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल बाकी बलों की तुलना में बहुत कम है। बाकी बल मतलब बच्चों भूकंप आना, बाढ़ आना, सुने बच्चों, तूफान आ जाना, सुनामी आना बच्चों। सुनामी तो देखते हो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, सुने हो रहोगे।
तो जब इनकी तुलना में गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत कम होता है, लेकिन इतना जरूर है बल बच्चों कि उसकी वजह से ही क्या पूरी दुनिया नियंत्रित रहता है बच्चों। ठीक है, एंड फाइनली बच्चों कुछ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा हूँ। गुरुत्वीय स्थिरांक का सीजीएस प्रणाली में इकाई क्या होता है बच्चों? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। मैंने बताया था बच्चों कि एसआई प्रणाली में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम वर्ग है बच्चों। और यहाँ पे क्या है बच्चों? न्यूटन का ही सीजीएस प्रणाली में क्या है? डाइन। मीटर के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और किलो है यहाँ पे क्या है बच्चों? ग्राम। तो जब सीजीएस प्रणाली में पूछता है तो ग्राम और सेंटीमीटर सोचते बच्चों। इससे डाइन, वो डाइन नहीं बच्चों जो अपना यूपी वाला डाइन, हाँ बोला नहीं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। ओके बच्चों। एसआई और सीजीएस प्रणाली में भार की इकाई में क्या संबंध है बच्चों? तो एसआई प्रणाली में हम लोग न्यूटन से दर्शाते हैं और सीजीएस प्रणाली में डाइन से दर्शाते हैं बच्चों। इस तरह से 1 न्यूटन में बच्चों 10⁻5 डाइन होता है। 10⁻5 है बच्चों, तो 10 कितना जीरो रहेगा बच्चों? 5 जीरो बच्चों, इसमें 5 जीरो रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो 10⁻5 डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। ठीक है बच्चों। क्या टेबल पर रखी दो वस्तु या बगल में बैठे हुए, अब देखते बच्चों, दो वस्तु रखता है, 2 बॉटल रख दो, क्या लगता है वो सड़क एक दूसरे सड़क के वापस आ जाते हैं बगल में? या आप 2 फ्रेंड लोग बैठे हो, ओके, अभी मोदी जी ने बोला भाई सोशल डिस्टेंसिंग, तो दूर दूर बैठने का, बैठे दूर दूर, लेकिन आधा घंटे बाद देख रहे तो आपके पहले बैठे थे 2 मीटर की दूरी पे, आते देख रहे तो 2 फुट पे आ गए। ऐसा होता है बच्चों? नहीं। क्यों नहीं होता बच्चों? तो क्या टेबल पर रखी 2 वस्तु या बगल में बैठे 2 दोस्तों के मध्य गुरुत्वीय बल है? अगर है तो उनके भी, अगर बल है बच्चों तो क्यों नहीं एक दूसरे को आकर्षित करते? फिर तो दोनों एक दूसरे के सरकते क्यों नहीं बच्चों? याद रखने बच्चों, किसी भी पिंड के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल तो होता है बच्चों। हम 2 लोग बाजू में बैठे रहेंगे बच्चों तो आकर्षण बल है, 2 बॉटल रख दो बाजू में तो आकर्षण बल है बच्चों। ओके, गुरुत्वीय बल है उनके मध्य में, लेकिन फिर सरकते क्यों नहीं है? क्योंकि यार उनके बीच में घर्षण बल है। घर्षण मतलब बच्चों 2 सतह, मान लो ये रख रहा हूँ बच्चों, तो इसके सतह से घर्षण है। चूंकि अभी हमने क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल खुद अकेला क्या है? क्षीण है, कम है, तो इसका घर्षण बल इतना ज्यादा है बच्चों कि गुरुत्वीय बल इसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए वो नहीं सरक रहा है। ओके बच्चों, तो वस्तु या दोस्त या जमीन के मध्य घर्षण बल होने के कारण तो एक दूसरे को नहीं सरकता, केवल सरकते बच्चों। तो जब आप बैठ गए बच्चों, तो जो बेंच पे बैठे हो आप और बेंच के बीच में क्या है? घर्षण बल है बच्चों। घर्षण बल इतना ज्यादा है कि गुरुत्वाकर्षण का बल का प्रभाव क्या होता है? धीरे धीरे वहां पर कम होता है, इसलिए आप नहीं सरकते हो, जहां बैठे हो वहीं रहते हो। तो बच्चों स्लाइड पे आप गए हो बच्चों, पार्क में स्लाइड पे आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, स्लाइड पे ऐसा नहीं कि आप गए और स्लाइड हो गए। जब तक कि आप प्रेशर नहीं डालते स्लाइड होने के लिए, तब तक स्लाइड नहीं होता बच्चों। हम लोगों ने तो स्लाइड कभी खेले हुए नहीं बच्चों, हम लोग उतना बचपन में गया नहीं वैसा, लेकिन आप लोग खेले होगे बच्चों, तो स्लाइड पे ध्यान दोगे, आपको पहले पुश करना अपने आप को पुश करना पड़ता है स्लाइड होने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के लिए बच्चों। एक बार कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे और कुछ डाउट रहे तो बिंदास आप कॉल करो बच्चों। ओके।